नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट डिजाइन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स में आज इंडक्शन मोटर की डिजाइन को एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से समझते हैं और जानते हैं कि जो हमारी लीडिंग मेन डायमेंशंस हैं, स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप की डायामीटर और स्टेटर के कोर स्टैक की ग्रॉस लेंथ वो किस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं। ये दोहराना जरूरी होगा कि हम हमारे सारे लर्निंग वीडियोस के नोट्स एक पीपीटी के रूप में वीडियो डिस्क्रिप्शन की लिंक में देते हैं, जिनकी मदद से आप अपनी स्टडीज को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये लर्निंग वर्क अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें। हमारी नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको तत्काल मिले। तो शुरू करते हैं आज का लर्निंग लेसन। 3 फेज और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, खासतौर से जो उनका केज रोटर रूप है, वो सबसे ज्यादा पॉपुलर, बहुत मजबूत, रोबोस्ट और सबसे इकोनॉमिक इलेक्ट्रिक प्राइम मूवर्स है, जो हमारी इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक और बाकी सारी जगहों पर मैकेनिकल पावर को डेवलप करने के लिए काम लिया जा रहा है। जो इंडक्शन मोटर है वो बहुत रग्ड है, ऑलमोस्ट मेंटेनेंस फ्री है और मोस्ट इकोनॉमिक मोटर है। एक अच्छी इंडक्शन मोटर के डिजाइन में हम जो एक्टिव मटेरियल होता है कंडक्टर्स का और कोर के आयरन का, उसके बीच में बढ़िया तालमेल बनाते हैं। साथ में इंसुलेशन और कूलिंग के प्रोविजंस को भी मैनेज करते हैं, ताकि हमारी न केवल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम आए बल्कि ऑपरेशन के समय लॉसेस कम रहने से, एफिशिएंसीज अच्छी आने से ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम रहे और वर्किंग के दौरान मेंटेनेंस चार्जेस भी कम बने रहे। एक इंडक्शन मोटर का साइज या वॉल्यूम, वेट या कॉस्ट, उसकी ये जो दो लीडिंग डायमेंशंस हैं, डी जो स्टेटर और रोटर के बीच में एयर गैप की डायामीटर है और एल जो स्टेटर या रोटर के कोर स्टैक की ग्रॉस लेंथ है, उसका ये जो वॉल्यूम प्रोडक्ट रूप है d²L, उस पर डिपेंड करती है। एक इंडक्शन मोटर की डिजाइन की आउटपुट इक्वेशन मोटर के मैकेनिकल आउटपुट को इस वॉल्यूम प्रोडक्ट d²L के साथ एक आउटपुट कोएफिशिएंट और मोटर की स्पीड के साथ इस तरह से रिलेट करती है। मोटर के ऑपरेशन के दौरान स्पीड कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अनुसार एक स्पेसिफाइड कांस्टेंट है और ये जो आउटपुट कोएफिशिएंट है वो मोटर की डिजाइन में जो हम वाइंडिंग डिजाइन करते हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और पिच फैक्टर के प्रोडक्ट से बने हुए वाइंडिंग फैक्टर, मोटर के ऑपरेशन के दौरान फुल लोड पे जो पावर फैक्टर मेंटेन्ड होता है और जो ओवरऑल मैकेनिकल एफिशिएंसी है, मैकेनिकल आउटपुट और इलेक्ट्रिकल इनपुट का रेशो, इन कांस्टेंट्स के अलावा हम मटेरियल में जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग रोटर और स्टेटर के बीच में इस एयर गैप में जो एवरेज फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू हम यूज करते हैं और इस रोटर पेरिफेरी लेंथ पे पर यूनिट लेंथ जो एम्पियर कंडक्टर का इस्तेमाल हम स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग के रूप में करते हैं, उस पर यह आउटपुट कोएफिशिएंट डिपेंड करता है। एक इंडक्शन मोटर की डिजाइन में अगर मैग्नेटिक मटेरियल के लिए स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग का मैग्नीट्यूड ज्यादा लेते हैं तो इससे हमें आउटपुट कोएफिशिएंट की मैग्नीट्यूड बढ़ने से सेम मैकेनिकल आउटपुट के लिए फिजिकल डायमेंशंस जो एक्टिव मटेरियल की हमें चाहिएगी, उसका वॉल्यूम, वेट और कॉस्ट कम हो जाएगा। साथ ही साथ हायर स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग से डिजाइंड इंडक्शन मोटर में पुल आउट टॉर्क ज्यादा बनाया जा सकता है और इसकी ओवरलोड कैपेसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। लेकिन ध्यान रहे, एक लिमिट से ज्यादा स्पेसिफिक लोडिंग को इंक्रीज करने से एयर गैप में वर्किंग फ्लक्स बनाने के लिए मैग्नेटाइजिंग करंट की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी, कोर में आयरन लॉसेज इंक्रीज हो जाएंगे। इससे हमारी मोटर की एफिशिएंसीज कम होगी, टेम्परेचर राइज की प्रॉब्लम्स बनेगी और जो सबसे महत्वपूर्ण डिजाइन पैरामीटर है ऑपरेटिंग पावर फैक्टर, वो पुअर लैगिंग, ज्यादा खराब हो जाएगा। तो हम स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग को सर्टेन ऑप्टिमम वैल्यूज के साथ सेलेक्ट करते हैं और ये वैल्यू एक जनरल मोटर में 0.3 से 0.6 टेस्ला के साथ हो सकती हैं और जिन इंडक्शन मोटर को हम ज्यादा ओवरलोड कैपेसिटी के साथ डिजाइन करना चाहते हैं उसमें ये स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग थोड़ी हायर साइड में 0.65 टेस्ला ली जा सकती है। ये जो स्पेसिफिक लोडिंग के मैग्नीट्यूड हम इंडक्शन मोटर की डिजाइन के लिए इस्तेमाल करते हैं, इनके मैग्नीट्यूड्स डीसी मशीनों की कंपैरिजन में थोड़े कम है, क्योंकि हमें ऑपरेशन के दौरान पावर फैक्टर को अच्छा बनाना एक चुनौती है और हम ये जो स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग की रेंज हमें दी हुई है, इसमें लोअर रेंज की स्पेसिफिक लोडिंग तब इस्तेमाल करेंगे जब उसकी पावर रेटिंग छोटी हो और ऑपरेटिंग वोल्टेज के मैग्नीट्यूड ज्यादा होने से स्लॉट में इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा हो। जो बड़ी साइज की मोटरें हैं और नॉर्मल वोल्टेज के लिए डिजाइन की गई है, उनमें हम स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग की हायर वैल्यूज सेलेक्ट कर सकते हैं। इंडक्शन मोटर की डिजाइन में स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग के बारे में भी समझ लेते हैं। जो आर्मेचर की ये जो
पेरिफेरी लेंथ है इस पे पर यूनिट लेंथ एम्पियर कंडक्टर का मैग्नीट्यूड है। और ये जो एम्पियर कंडक्टर एसी है इसकी अगर हम हायर वैल्यू यूज करते हैं तो हमारी डिजाइन में आउटपुट कोफिशिएंट इंक्रीज होने पर सेम मैकेनिकल आउटपुट के लिए मोटर की फिजिकल डायमेंशंस ये वॉल्यूम प्रोडक्ट डी स्क्वायर एल कम होने से एक्टिव मटेरियल की कॉस्ट, वेट और साइज कम हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे अगर हम स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो आर्मेचर की वाइंडिंग में कॉपर लॉस बढ़ जाएंगे, इससे एफिशिएंसी कम होगी, टेम्परेचर राइज की प्रॉब्लम ज्यादा होगी और ऐसी हायर एम्पियर करंट लोडिंग के साथ डिजाइंड इंडक्शन मोटर में ओवरलोड कैपेसिटी या पुल आउट टॉर्क भी कम होंगे। इसलिए हम किसी इंडक्शन मोटर की डिजाइन में एम्पियर करंट लोडिंग को 10,000 से 45,000 एम्पियर कंडक्टर पर मीटर के बीच में रखते हैं और ये जो छोटी रेंज में एम्पियर कंडक्टर की वैल्यूज हैं वो हम तब इस्तेमाल करेंगे जब मोटर की पावर साइज छोटी हो, वो कम स्पीड के लिए डिजाइन की हुई हो जिसमें कूलिंग वेंटिलेशन उतना परफेक्ट नहीं है और ऑपरेटिंग वोल्टेज के मैग्नीट्यूड ज्यादा हैं। अगर कोई इंडक्शन मोटर बड़े पावर साइज की है, अच्छी स्पीड्स पे बेहतर कूलिंग और वेंटिलेशन के साथ डिजाइन है और उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज भी नॉर्मल 415 वोल्ट जैसा है तो हम हायर एम्पियर कंडक्टर पर यूनिट लेंथ स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग का मैग्नीट्यूड यूज कर सकते हैं। एक इंडक्शन मोटर में इलेक्ट्रिक लोडिंग का मान एक डीसी मशीन की डिजाइंड वैल्यू के कंपेरेबल है। किसी इंडक्शन मोटर के ऑपरेशन या एप्लीकेशन के लिए स्पीड एक स्पेसिफाइड कांस्टेंट है और जब एक मशीन की हम डिजाइन कर लेते हैं तो उसमें वाइंडिंग फैक्टर, ओवरऑल मैकेनिकल एफिशिएंसी, फुल लोड पर पावर फैक्टर तो कांस्टेंट रहते ही हैं। हमने मटेरियल पे स्पेसिफिक लोडिंग्स मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक भी सर्टेन कांस्टेंट वैल्यूज पे अगर ले ली है तो आउटपुट कोफिशिएंट भी हमें नॉन और कांस्टेंट हो गया है। ऐसी स्थिति में हम किसी गिवन मैकेनिकल आउटपुट के लिए जो मेन हमारी डायमेंशन है एयर गैप की डायमीटर और कोर स्टैक की ग्रोस लेंथ उसको एक वॉल्यूम प्रोडक्ट डी स्क्वायर एल के रूप में इस रिलेशन से प्राप्त कर सकते हैं और इस डी स्क्वायर एल इंफॉर्मेशन से हमें डी और एल को आपस में सेपरेट ऑफ करने के लिए एक और इंफॉर्मेशन चाहिए। हम ये दूसरी इंफॉर्मेशन जो हमारी डिजाइन्स में कुछ लिमिटिंग कंडीशंस हमारी बनाई हुई होती है, जैसे एक इंडक्शन मोटर की पेरिफेरल स्पीड अच्छी स्टैंडर्ड डिजाइन के लिए 60 मीटर पर सेकंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये पेरिफेरल स्पीड हमारी डायमीटर की मैक्सिमम लिमिट को असाइन कर लेती है तो हम उस लिमिट्स में इस डायमीटर को रखकर एल का पता कर सकते हैं। इसी तरह से हमारी जो कोर स्टैक की ग्रोस लेंथ है वो 200 mm से ज्यादा होने पे हमारी कूलिंग वेंटिलेशन के लिए हमें स्पेशल रेडियल डक्ट्स के प्रोविजन करने पड़ सकते हैं। तो अगर हम लेंथ को 200 मिलीमीटर से कम रख के डिजाइन करना चाहते हैं तो उससे भी हम एल की लिमिट से डी की वैल्यू इस डी स्क्वायर एल के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। एक और तरीका है कि हमारे पास कॉमर्शियली स्टैंडर्ड फ्रेम साइज अवेलेबल है जिसमें डी और एल के बीच में कुछ प्रोपोर्शनल रिलेशंस होते हैं, उनकी मदद से हम इस डी स्क्वायर एल को फ्रेम में फिट करके भी सेपरेटली डी और एल निकाल सकते हैं। और एक और उपाय है हमारे पास इस फॉर्मूले डी स्क्वायर एल से डी और एल को सेपरेट करने का और वो है हमारी मोटर की परफॉर्मेंस का कोर स्टैक की ग्रोस लेंथ और वाइंडिंग में पोल पिच के रेशियो पर डिपेंडेंसी रखना। जरा उसे समझते हैं। वर्किंग के दौरान इंडक्शन मोटर की परफॉर्मेंस एक रेशियो जो कि कोर स्टैक की ग्रोस लेंथ और कॉइल की जो पोल पिच है उसको कहते हैं, उस पर काफी डिपेंड करता है। यहाँ पोल पिच पूरी एयर गैप पेरिफेरी में नंबर ऑफ पोल को डिवाइड करने के बाद पर पोल जो पेरिफेरी आती है उसे कहते हैं। और अगर हम इस रेशियो को 1 रखते हैं, लगभग स्क्वायर शेप में कॉइल की ज्योमेट्री बनाते हैं, तो हमारी ओवरऑल डिजाइन परफॉर्मेंस खासतौर से लीकेज रिएक्टेंस के लिहाज से बेहतर आती हैं। अगर हम वर्किंग के पावर फैक्टर को थोड़ा इंप्रूव करना चाहते हैं तो देखा गया है कि कोर लेंथ को अगर थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं और इस रेशो को लेंथ और पोल पिच के रेशो को 1 और 1.25 के बीच में लेते हैं तो थोड़ा पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट होता है। अगर हमें ओवरऑल एफिशिएंसियां बढ़ानी है तो इस रेशो को 1.5 के आसपास रखा जा सकता है। और अगर हमें कॉस्ट सेविंग करनी है तो इस लेंथ को थोड़ा और इंक्रीज करना चाहिए ताकि हमारी जो वर्किंग एक्टिव लेंथ है जो स्टैक के अंदर आती है उसकी कंपैरिजन में ओवरहैंग का जो साइज है वो छोटा हो जाए तो हमारी जो कॉपर सेविंग आएगी उससे ओवरऑल कॉस्ट हमारी कम आ जाएगी। तो अगर हमें कॉस्ट मिनिमम के लिए डिजाइन करनी हो तो हम इस रेशो को कोर स्टैक लेंथ और पोल पिच को 1.5 से 2 के बीच में रखते हैं। जैसे हमने पहले कहा कि अनेक बार हम जो स्टैंडर्ड फ्रेम साइज बाजार में अवेलेबल है उसके हिसाब से इस वॉल्यूम प्रोडक्ट डी स्क्वायर एल को फिट करते हुए डी और एल को सेपरेट कर सकते हैं। और एक और अप्रोच है, अगर हमें ऑपरेशन के दौरान मोटर का पावर फैक्टर सभी लोड कंडीशंस पे बेस्ट रखना है तो पोल पिच को लेंथ के साथ इस रिलेशन से लेना चाहिए, क्योंकि पोल पिच का डायमीटर से कनेक्शन है तो डायमीटर और
लेंथ में एक रिलेशन आ जाएगा, जैसे कि हमारा लेंथ और पोल पिच से आ रहा है, और उस रिलेशन से हम जो दो रिलेशन आए हैं, एक वॉल्यूम प्रोडक्ट का और एक लेंथ और डायमीटर का, इस रेशो से उसकी मदद से डी और एल को सेपरेट कर सकते हैं। एक 5 HP की मोटर को गुड एफिशिएंसीज के साथ डिजाइन करते समय लेंथ और पोल पिच के रेशो को 1.5 रखते हुए किस तरह से हम डी और एल को सेपरेटली पता करते हैं, उसे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से समझते हैं। हमें एक इंडक्शन मोटर की मेन डायमेंशंस, रोटर और स्टेटर के बीच में इस एयर गैप की डायमीटर और कोर स्टैक की ग्रॉस लेंथ को कैलकुलेट करना है, जबकि मोटर का मैकेनिकल आउटपुट फुल लोड पे 5 HP है और इसे 400 वोल्ट की 3 फेज सप्लाई के लिए 4 पोल और 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट करना है। इस स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को हमने गुड एफिशिएंसी के लिए डिजाइन करना है, जिसके लिए हमने कोर स्टैक की ग्रॉस लेंथ को पोल पिच से 1.5 गुना रखना है। इस डिजाइन में छोटी मशीन है, इसलिए हमने एवरेज फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू, जिसे 0.3 से 0.6 टेस्ला के बीच में दिया जा सकता है, 0.46 टेस्ला यूज किया है। और एम्पियर कंडक्टर लोडिंग, जिसे 10,000 से 45,000 एम्पियर पर मीटर लिया जा सकता है, उसे 22,000 एम्पियर पर मीटर लिया गया है। इस मोटर के फुल लोड पे मैकेनिकल एफिशिएंसी, इसका मैकेनिकल आउटपुट 5 HP और इलेक्ट्रिकल इनपुट में जो रेशो है वो 83% है, जो बताता है कि ये अपने इलेक्ट्रिकल इनपुट का 83% मैकेनिकल आउटपुट में फुल लोड पे जनरेट कर रही है। ऑपरेशन के दौरान फुल लोड पे ये जो पावर फैक्टर है वो 0.84 लैगिंग मेंटेन कर रही है, जो रिलेटिवली अच्छा पावर फैक्टर है। जो हमने डिस्ट्रीब्यूटेड और शॉर्ट पिच वाइंडिंग इस्तेमाल किया, उसके लिए वाइंडिंग फैक्टर 0.955 लिया गया है। और अच्छी एफिशिएंसी की इस डिजाइन में कोर स्टैक की ग्रॉस लेंथ और पोल पिच का रेशो 1.5 सेलेक्ट किया गया है। सारी डिजाइन कैलकुलेशन को समझ लेते हैं। इंडक्शन मोटर की डिजाइन में जो आउटपुट इक्वेशन है वो मोटर के मैकेनिकल आउटपुट किलोवाट को आउटपुट कोएफिशिएंट और स्पीड के साथ जब रिलेट करती है तो मेन लीडिंग डायमेंशन को एक वॉल्यूम प्रोडक्ट d²L के रूप में बनाती है। यहाँ जो आउटपुट कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू स्पेसिफिक मैग्नेटिक लोडिंग, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग, वाइंडिंग फैक्टर, ओवरऑल मैकेनिकल एफिशिएंसी और फुल लोड के पावर फैक्टर के साथ ये कांस्टेंट मैग्नीट्यूड रखती है, और इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारी मशीन की डिजाइन में एवरेज फ्लक्स डेंसिटी एयर गैप में 0.46 टेस्ला है। पेरिफेरल लेंथ में एम्पियर कंडक्टर पर यूनिट लेंथ, स्पेसिफिक इलेक्ट्रिक लोडिंग 22,000 एम्पियर पर मीटर है। जो हमारी वाइंडिंग का वाइंडिंग फैक्टर है वो 0.955 दिया हुआ है। मशीन की ओवरऑल मैकेनिकल एफिशिएंसी 0.83 और फुल लोड पे पावर फैक्टर अगर 0.84 है, और ये वॉट को किलोवाट बनाने वाला जो पैरामीटर था उसकी मदद से जब हमने आउटपुट कोएफिशिएंट को कैलकुलेट किया तो वो किलोवाट सेकंड पर मीटर क्यूब यूनिट में 74.12 आ गया है, जिसे हम इस आउटपुट इक्वेशन में जब इस्तेमाल करेंगे तो वॉल्यूम प्रोडक्ट d²L प्राप्त हो जाएगा। जरा देखें कि हमारी जो 4 पोल की मशीन 50 हर्ट्ज पे जब ऑपरेट होती है तो उसकी जो सिंक्रोनस रिवॉल्यूशन पर सेकंड है उसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी f की जगह 50 हर्ट्ज और नंबर ऑफ पोल की जगह 4 रखा तो ये 25 रिवॉल्यूशन पर सेकंड आ गया है। हमारी मोटर का आउटपुट हमें HP में 5 दिया हुआ है, और ये मेट्रिक हॉर्स पावर को जब हम किलोवाट में कन्वर्ट करते हैं तो 1 HP में 746 वाट है। किलोवाट में जब 5 को 0.746 से मल्टीप्लाई किया तो मेरी मोटर की आउटपुट रेटिंग 3.73 किलोवाट आ गई है। और मैं d²L को आउटपुट में आउटपुट कोएफिशिएंट और स्पीड का रेशो करके जब निकालता हूं तो कैलकुलेशन करने पे वॉल्यूम प्रोडक्ट d²L मीटर क्यूब यूनिट में 0.002021 मीटर क्यूब आ गया है। ध्यान रहे इस कैलकुलेशन को हमें डेसिमल के कई स्पेस तक करना है ताकि जब हम कैलकुलेशंस आगे करें तो एक्यूरेसी मेंटेन रहे। एक इंडक्शन मोटर के डिजाइन में कोर स्टैक की ग्रॉस लेंथ और पोल पिच के रेशो को हम 1 से 2 के बीच में रख सकते हैं, और क्योंकि हम मशीन को अच्छी एफिशिएंसी के लिए डिजाइन कर रहे हैं तो इस रेशो को बीच के ऑर्डर में जब 1.5 लिया गया है, और यहाँ पोल पिच पूरी आर्मेचर सरकमफेरेंस पाई डी को 4 पोल में डिवाइड करने पर हमने कैलकुलेट किया तो ये पाया कि ये एयर गैप डायमीटर का 0.7857 टाइम्स हो गया है। तो कोर लेंथ और हमारी पोल पिच जो डायमीटर के रूप में आ गई है उससे एल और डी को एक दूसरे से रिलेट किया जा सकता है, और 1.5 से 0.7857 को मल्टीप्लाई किया तो हमने पाया कि हमारी इस डिजाइन मशीन में कोर स्टैक की ग्रॉस लेंथ एयर गैप डायमीटर से 1.1786 टाइम्स है। हम इस लेंथ का जो डायमीटर के साथ रिलेशन है उसे इस वॉल्यूम प्रोडक्ट में लेंथ को डायमीटर से सब्स्टिट्यूट करने में कर सकते हैं, और डायमीटर एक क्यूबिक फॉर्म में न्यूमेरिकली रिलेट हो गई है, और क्यूब रूट
रूट करने पर हमारी जो डायामीटर है वो 0.002021 में 1.1786 का जो डिवीजन करने पे रेशो आया है उसका क्यूब रूट निकालने से 0.12 मीटर आ गई है और लेंथ और डायमीटर के इस रिलेशन से हमने कोर स्टैक की ग्रॉस लेंथ 0.14 मीटर पा ली है। जरा ये जो डिजाइन पैरामीटर हमें प्राप्त हुए हैं उन्हें लिमिटिंग कंडीशंस के लिए भी चेक कर लेते हैं। हालांकि 5 HP एक बहुत छोटा पावर साइज है तो हमारी जो पेरिफेरल स्पीड या कूलिंग वेंटिलेशन की जो लिमिटेशंस है वो ओवरकम नहीं होगी, पर चेक कर लेते हैं। ऑपरेशन के दौरान एक रोटेटिंग मशीन में सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस उसकी पेरिफेरल स्पीड्स पर डिपेंड करते हैं और पेरिफेरल स्पीड को चेक करने के लिए पेरिफेरल स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। एक डी डायमीटर के रोटर में अगर रिवोल्यूशन पर सेकंड स्मॉल एन हो तो उसकी पेरिफेरल स्पीड पाई डी एन हो जाएगी। वो एक रोटेशन में पाई डी डिस्प्लेस होगा और एक सेकंड में अगर स्मॉल एन रोटेशंस करेगा तो पर सेकंड उसकी जो पेरिफेरल स्पीड है वो डायमीटर की जगह हमारी कैलकुलेटेड 0.12 मीटर और स्पीड हमारी रिवोल्यूशन पर सेकंड में 4 पोल 50 हर्ट्ज मशीन की 25 रिवोल्यूशन पर सेकंड है तो पेरिफेरल स्पीड 9.42 मीटर पर सेकंड आई है और वो हमारी परमिसिबल लिमिट जो जनरल मोटर के लिए 30 मीटर पर सेकंड है उससे काफी कम है। तो हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के काउंटर एक्शन के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन की जरूरत नहीं है और हमारी डिजाइन सेफ है। ग्रोस लेंथ के लिए चेक करें तो हमारी जो ग्रोस लेंथ आई है 0.14 मीटर आई है और हम 0.2 मीटर तक की ग्रोस लेंथ के लिए कोई रेडियल डक्ट के स्पेशल प्रोविजंस की जरूरत नहीं महसूस करते। तो ग्रोस लेंथ के हिसाब से भी डिजाइन कंफर्टेबल है। तो हमारी जो मशीन है उसके डिजाइन में डायमीटर 0.12 मीटर और लेंथ 0.14 मीटर जो हमने पाई है वो एक 5 HP की 400 वोल्ट 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर को अच्छी एफिशिएंसी के लिए डिजाइन कर देगी। आशा है आज के इस एग्जाम्पल से आपको डिजाइन स्टेप्स समझ में आ गई होगी और एक स्क्वायर केज इंडक्शन मोटर के लिए हम जो दो मेन डायमेंशन है एयर गैप डायमीटर और कोर स्टैक की ग्रॉस लेंथ एल उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं वो समझ आ गया होगा। हमारी इसी प्लेलिस्ट की दूसरी वीडियो से आपको मशीन डिजाइन समझ में आएगी और दूसरी प्लेलिस्ट से दूसरे सब्जेक्ट्स भी आपके इंप्रूव होंगे और आपकी एकेडमिक और कंपटीशन परफॉर्मेंस बेहतर बनेगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच विथ ए रिक्वेस्ट कि अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपके पास तत्काल पहुंच जाए।